Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, ever merciful. All praise be to Allah, Lord of all the worlds. O Allah, you alone we worship and to you alone turn for help. Countless durood salam on our holy last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum dear students and viewers. I am Professor Imaduddin Javed, Government Graduate College Block 17, Dargazi Khan, Punjab, Pakistan. डियर फ्रेंड्स, आज हमारी 10th क्लास का यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3 का जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स और सेकंड ऑब्जेक्टिव इज़ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3. इसे हम सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 में कंसेप्ट यूज़ होगा इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का. तो आज का हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो ये हमारे पास है टॉपिक 1.1.2. इसका मतलब क्या है, यूनिट नंबर 1 इसका जो फर्स्ट आर्टिकल है उसका ये सेकंड जो है सब टॉपिक. यूनिट नंबर 1 का जो फर्स्ट टॉपिक है उस फर्स्ट टॉपिक का ये सेकंड जो है टॉपिक जो है या सेकंड सब टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. इसकी डेफिनेशन ये है कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 इज़ इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 इज़ इक्वल टू x प्लस आयोटा y2 are said to be equal if and only if real part of z1 is equal to real part of z2 and imaginary part of z1 is equal to imaginary part of z2. दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ उस वक्त इक्वल होते हैं if and only if. if and only if, देखिए if and only if and only if अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट आपस में इक्वल हो और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट और जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका इमेजिनरी पार्ट ये दोनों आपस में इक्वल हों तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो ये है हमारे पास इसकी डेफिनेशन इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. और दो कॉम्प्लेक्स नंबर बस इक्वल होते हैं वो भी उस सूरत में अगर रियल पार्ट ऑफ z1 इज़ इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2. इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट्स आपस में इक्वल हों और इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट्स आपस में इक्वल हों. अब यहाँ पर इफ़ एंड ओनली इफ़ का क्या मतलब है, इफ़ एंड ओनली इफ़ किसे कहते हैं. तो ये डेफिनेशन इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. यहाँ पर जो लफ्ज़ लिखा हुआ है इफ़ एंड ओनली इफ़, इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब ये होता है कि इस स्टेटमेंट इफ़ एंड ओनली इफ से पहले एक स्टेटमेंट है इसकी इफ़ एंड ओनली इफ से पहले और एक स्टेटमेंट है इफ़ एंड ओनली इफ के बाद. अगर ये इनमें से एक स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरी भी लाजमी ट्रू होगी. इफ़ एंड ओनली इफ का मतलब होता है लाजिम व मलजूम. लाजिम व मलजूम का क्या मतलब है कि दो स्टेटमेंट हैं, एक स्टेटमेंट है इफ़ एंड ओनली इफ से पहले और एक स्टेटमेंट इफ़ एंड ओनली से पहले. कौन सी स्टेटमेंट है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 आर सेड टू बी इक्वल. एक स्टेटमेंट ये है इफ़ एंड ओनली से पहले, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे इफ़ रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2 एंड, देखिए इन दोनों यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2. तो ये दो स्टेटमेंट हैं, एक इफ़ एंड ओनली से पहले. अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होगी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे तो इसका मतलब है कि रियल पार्ट ऑफ z1 और रियल पार्ट ऑफ z2 वो भी इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 ये भी इक्वल होंगे. और अगर इसका दूसरा रुख ये है कि अगर रियल पार्ट ऑफ z1 और रियल पार्ट ऑफ z2 के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 ये आपस में इक्वल हों तो इसका मतलब है कि वो जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. अगर मैं इसको थोड़ा सा समराइज़ करूं, यानी कि z1 इज़ इक्वल टू z2 इफ़ एंड ओनली इफ़, आई डबल एफ लिख देते हैं. आई डबल एफ का मतलब भी इफ़ एंड ओनली इफ़ है. रियल पार्ट ऑफ z1 इज़ इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2 एंड इमेजिनरी पार्ट आई एम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज़ इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2. तो अगर z1 और z2 आपस में इक्वल हों तो इसका मतलब ये है कि लाजमी ऐसा होगा
कि रियल पार्ट ऑफ Z1 और रियल पार्ट ऑफ Z2 इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 इक्वल होंगे। और अगर ऐसा हो कि रियल पार्ट ऑफ Z1 और रियल पार्ट ऑफ Z2 इक्वल हैं और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 ये आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये है कि Z1 और Z2 ये दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एक स्टेटमेंट है इफ़ एंड ओनली इफ़ से पहले वाली, एक स्टेटमेंट है इफ़ एंड ओनली इफ़ के बाद वाली। इन दोनों में से अगर एक स्टेटमेंट भी ट्रू होगी तो दूसरी स्टेटमेंट भी लाजमी ट्रू होगी। अगर ये ट्रू है तो ये भी लाजमी ट्रू है, और अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये स्टेटमेंट भी लाजमी ट्रू होगी। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये हमें गिवन है कि अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा एक ये कम्प्लेक्स नंबर है, दिस इज़ इक्वल टू -2 + 5 आयोटा। तो ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, एक ये कम्प्लेक्स नंबर है और एक ये कम्प्लेक्स नंबर है, और दरमियान में लिखा हुआ है कि ये आपस में इक्वल हैं। जब ये इक्वल हैं, जब ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका मतलब ये होगा दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब ये है कि ये जो रियल पार्ट है अल्फ़ा, इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट -2 है, तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -2 एंड, और जो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा के साथ वाला बीटा, और ये जो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 5 है, तो इसका मतलब है कि बीटा दिस इज़ इक्वल टू 5। तो चूँकि ये गिवन था कि ये दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, तो डेफिनेशन के मुताबिक, इफ़ एंड ओनली इफ़ के मुताबिक, जब ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इसका मतलब है कि रियल पार्ट को आपने रियल पार्ट के इक्वल लेना है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फर्ज करें हमारे पास लिखा हुआ है अल्फ़ा प्लस 3 आयोटा, दिस इज़ इक्वल टू 5 + 3 आयोटा। अब आप इसमें देखें कि जो रियल पार्ट है अल्फ़ा है और इसका रियल पार्ट 5 है, इसका इमेजिनरी पार्ट 3 है, और ये देखें ये तो आपस में इक्वल है, और ये पर्टिकुलर है नंबर्स हैं, ये आपस में इक्वल हैं। तो दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब ये होगा अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 5। बस इसी डेफिनेशन की बुनियाद पर हमारी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारी एक्सरसाइज 1.1 और उसका ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। फर्स्ट पार्ट है इसका 2x + 5 + y - 3 आयोटा इज़ इक्वल टू, ये फर्स्ट पार्ट है, और इसी तरह सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट। तो टोटल जो है इसके 5 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, और आज का ही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें इसके 5 पार्ट सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, इसका फर्स्ट पार्ट, इसकी स्टेटमेंट है 2x + 5 + y - 3 इंटू आयोटा, दिस इज़ इक्वल टू 1 + 2 आयोटा, दिस इज़ इक्वल टू 1 + 2 आयोटा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। आप देख रहे हैं कि इक्वालिटी के लेफ़्ट हैंड साइड पर भी एक कम्प्लेक्स नंबर है और राइट हैंड साइड पर भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, और दरमियान में लिखा हुआ है इक्वल, यानी कि ये दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं। तो डेफिनेशन के मुताबिक अगर ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं तो इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट के इक्वल होगा। दिस इम्प्लाइज 2x + 5 इज़ इक्वल टू 1, और जो इमेजिनरी पार्ट है y - 3 दिस इज़ इक्वल टू, एंड y - 3 जो इमेजिनरी पार्ट है दिस इज़ इक्वल टू 2। तो आप यहाँ पर एक सेंटेंस भी लिख सकते हैं, सिंस गिवन 2 कम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल देयरफॉर रियल पार्ट मस्ट बी इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, वरना आप दिस इम्प्लाइज लिख दें, दिस इज़ आल्सो सफिशेंट। दिस इम्प्लाइज, अब हमें x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ये हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स में। अब ये जो हमारे पास +5 है, इसको हम इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर लेकर जाते हैं, शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड पर। तो आप जानते हैं कि 2x + 5, जब हम इसको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस साइन है, जब राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो ये क्या होगा, माइनस। तो 1 पहले से लिखा हुआ है, +5 को जब हम इस तरफ लेकर आएंगे राइट साइड पर तो ये माइनस हो जाएगा। अच्छा, इसकी वजह क्या है कि जब हम इस किसी नंबर को इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर लेकर जाते हैं तो ये माइनस हो जाता है, इसकी क्या वजह है? चलें इसके बारे में आप सोचें।
मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। तो दिस इम्प्लाइज 2x दिस इज इक्वल टू 1 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये होगा -4। दिस इम्प्लाइज, अब आप इस पूरी इक्वेशन को x का जो कोएफिशिएंट है उस पर डिवाइड कर लें, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये होगा 2x ओवर 2 दिस इज इक्वल टू -4 ओवर 2। दिस इम्प्लाइज 2 से कैंसिल होगा, x इज इक्वल टू -2। तो देखें x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। y इज इक्वल -3 है, -3 को राइट साइड पर शिफ्ट करते हैं तो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 + 3। सो y इज इक्वल टू 2 + 3 ये किसके इक्वल होता है, 5 के। तो देखिए ये हमने x की वैल्यू भी फाइंड कर ली और y की वैल्यू भी फाइंड कर ली। x की वैल्यू कितनी है, -2 है, और y की वैल्यू कितनी है, वो 5 है। सो अब आप ये बताएं कि ये इसको हम जब राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करते हैं तो ये प्लस साइन जो है +5, जब हम राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये -5 हो जाता है। कैसे? तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं इस प्रोसेस को कर रहा हूँ। क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है। देखिए इसकी वजह ये होती है कि हमारे पास है 2x + 5 इज इक्वल टू 1, 2x + 5 दिस इज इक्वल टू 1। हम ऐसा करते हैं कि इस इक्वेशन में दोनों तरफ -5 ऐड करते हैं। तो 2x + 5 है, दोनों तरफ -5 ऐड करते हैं इक्वेशन के, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम किसी इक्वेशन में एक ही नंबर दोनों तरफ ऐड करें तो इक्वेशन जो है वो बैलेंस रहेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे एक तराजू है, उस तराजू में जो उसके 2 पार्ट्स हैं, और कोई हम इक्वल पार्ट दोनों में डाल दें तो इक्वेशन जो है वो तराजू जो है वो सेम रहेगा, दोनों पार्ट्स जो है सेम रहेंगे। अब देखें ये +5 है और ये -5 है, तो अगर 2x प्लस ये 5 है और ये -5 है, इसको जब हम ऐड करते हैं तो दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 1 - 5। अब कोई भी हम जानते हैं कि जो 0 है ये एडिटिव आइडेंटिटी है रियल नंबर्स की, और एडिटिव आइडेंटिटी वो नंबर होती है जिसको हम किसी भी नंबर में ऐड करें लीव्स द नंबर अनचेंज्ड। 0 + 2x, तो ये 2x ही रहता है। तो दिस इज इक्वल टू, अब आप ज़रा देखें कि ये जो +5 था ये राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हो चुका है, लेकिन ये +5 था जब राइट हैंड साइड पर हुआ तो देखिए -5 है। तो बस ये शॉर्टकट याद रख लें कि जब हम किसी नंबर को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करें या किसी नंबर को इक्वेशन के लेफ़्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करें तो साइन जो है ना क्या हो जाता है, चेंज। ये सब कुछ आपने पढ़ी हुई चीज़ें हैं, मैं तो बस इसको ऐसे रिवाइज़ कर रहा हूँ कि ये हमारे पास जो है, देखिए हमने इस क्वेश्चन में x और y की वैल्यूज़ फाइंड की। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये है फर्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट के जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो ये है कि 3x + 2 -4 - y आयोटा इज इक्वल टू 5 + 3 आयोटा। ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, आपस में इक्वल हैं। तो दिस इम्प्लाइज सिंस गिवन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल देयरफॉर रियल पार्ट मस्ट बी इक्वल टू रियल पार्ट, मीन्स कि 3x + 2 दिस इज ऑलवेज मस्ट बी इक्वल टू 5 and the imaginary part -4 - iota is equal to 3. So this implies 3x + 2 this is equal to 5 and iota, ये imaginary part होगा iota के साथ वाला, -4 - y this is equal to 3. सो दिस इम्प्लाइज +2 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करते हैं तो 3x दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास होगा 5 - 2 +5 ऑलरेडी लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पर, +2 को हम राइट हैंड साइड पर लेकर आए तो ये +2 था, ये -2 होगा। दिस इम्प्लाइज 3x दिस इज इक्वल टू 5 - 2 ये 3 होगा। दिस इम्प्लाइज दोनों तरफ आप 3 पर डिवाइड कर लें, 3x ओवर 3 दिस इज इक्वल टू 3 ओवर 3, 3 से कैंसिल होगा, x इज इक्वल टू 1। तो ये चाहे तो आप स्टेप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये स्टेप ना करें, x इज इक्वल टू 3 ओवर 3, राइट हैंड साइड को x के कोएफिशिएंट पर डिवाइड कर दें। एंड यहाँ पर हमारे पास क्या होगा,
माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये होगा -4 प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 3। -4 माइनस माइनस प्लस वाई, -4 को राइट हैंड साइड पर आप ट्रांसफ़र कर दें, शिफ्ट कर दें, y इज इक्वल टू 3। जब -4 राइट हैंड साइड पर आएगा तो ये +4 होगा। सो y इज इक्वल टू 3 + 4 इज इक्वल टू 7। सो x इज इक्वल टू, हमने वैल्यूज़ फाइंड कर ली, x 1 के इक्वल है और y इज इक्वल टू 7। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। इसकी स्टेटमेंट है एक्सरसाइज 1.1 है क्वेश्चन नंबर 3 का ये थर्ड पार्ट। तो इसमें देखें ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इक्वल हैं। डेफिनेशन वही इस्तेमाल हो रही है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हों तो इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज रियल पार्ट इज़ इक्वल टू रियल पार्ट। लेकिन सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसको भी आपने a + आयोटा b की फॉर्म में पहले लिखना है, ताकि ये देखिए इसमें तो आयोटा इन्वॉल्व है, 2 + आयोटा, तो ये रियल पार्ट x का जो कोएफिशिएंट है इसमें आयोटा इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले हम इसको a + आयोटा b की फॉर्म में लिखेंगे। 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 2x, आयोटा को x से मल्टीप्लाई करें तो प्लस आयोटा x, 1 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो ये y होगा, -2 आयोटा इंटू y तो -2y आयोटा, दिस इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। सो दिस इम्प्लाइज ये 2x है और ये y है, ये आयोटा से फ्री हैं, ये रियल पार्ट्स हैं। इनको आपने लिखना है 2x + y प्लस, अब आयोटा जो है यहाँ पर देखें इसमें आयोटा है, इस एक्सप्रेशन में इसमें भी आयोटा है। आयोटा को कॉमन निकालें, आयोटा जब कॉमन आएगा तो ये होगा x, आयोटा तो कॉमन जा चुका है, -2y इंटू आयोटा, दिस इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। अब आप देखें ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब है जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल होगा। दिस इम्प्लाइज 2x + y, दिस इज इक्वल टू 3, और x - 2y, दिस इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ये 4 है, दिस इज इक्वल टू 4। तो रियल पार्ट 2x + y इज इक्वल टू 3 एंड x - 2y इज इक्वल टू 4। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो x और y की वैल्यूज़ फाइंड करना है। तो हम ऐसा करते हैं, जो इक्वेशन नंबर 1 है, देखिए यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट -2 है, तो हमें y के या x के कोएफिशिएंट्स को इक्वल करना है। तो यहाँ पर अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये होगा 4x + 2y इज इक्वल टू 6, और यहाँ पर भी -2y होगा। जब हम उन दोनों को ऐड करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और उसको इक्वेशन नंबर 2 के साथ ऐड कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, और उसको इक्वेशन नंबर 2 के साथ ऐड करना है। अब इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 4x + 2y इज़ इक्वल टू 6। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, इक्वेशन नंबर 2 को एज इट इज़ लिखना है, तो ये होगा x - 2y, दिस इज़ इक्वल टू 4। अब हम इनको ऐड करते हैं, जब ऐड करेंगे तो ये +2y और -2y ये आपस में कैंसिल होंगे, 4x + x, तो दिस इज़ इक्वल टू 5x, दिस इज़ इक्वल टू 6 + 4, दिस इज़ इक्वल टू 10। सो दिस इम्प्लाइज, अब आप ऐसा करें, इस पूरी इक्वेशन को 5 पर डिवाइड कर लें तो x इज़ इक्वल टू ये कितना होगा, 10/5, तो 10/5, दिस इज़ इक्वल टू 2। तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, x इज़ इक्वल टू 2। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप x की इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में। तो जब हम x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हम y की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। x की वैल्यू जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये हमारे पास होगा 2 × 2 + y इज़ इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज 2 × 2 कितना होता है, 4, दिस इम्प्लाइज
4 + y इज इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 4 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करें, 3 - 4, सो y इज इक्वल टू -1। तो हमने देखें x और y की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। x की वैल्यू कितनी है वो 2 है और y की वैल्यू कितनी है वो -1। तो ये हमने वैल्यूज़ फाइंड की, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है 1 - आयोटा इंटू x प्लस 2 + आयोटा y इज इक्वल टू 4 - आयोटा। तो यहाँ पर भी हम इसको a + आयोटा b की फॉर्म में पहले लिखेंगे। 1 को x से मल्टीप्लाई करें तो ये x होगा, माइनस आयोटा जब x से मल्टीप्लाई होगा आयोटा x, 2 जब y से मल्टीप्लाई होगा 2y, आयोटा जब y से मल्टीप्लाई होगा प्लस आयोटा y, दिस इज इक्वल टू 4 - आयोटा। तो रियल पार्ट पहले देख लेते हैं। ये रियल पार्ट x है, ये 2y है, ये भी फ्री फ्रॉम आयोटा है, तो हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं, x + 2y। अब यहाँ पर आयोटा है और इसमें भी आयोटा है, आयोटा को निकाल लेते हैं कॉमन, प्लस आयोटा कॉमन, तो यहाँ पर रहेगा -x + y, दिस इज इक्वल टू 4 - आयोटा। तो अब ये दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, आपस में इक्वल हैं। यूँ समझिए ये अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू a + b आयोटा। जब ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हैं तो डेफिनेशन के मुताबिक दिस इम्प्लाइज x + 2y दिस इज इक्वल टू 4 एंड -x + y दिस इज इक्वल टू -1। ये जो इमेजनरी पार्ट है यहाँ पर -1 है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं और ये हमारा होगा इक्वेशन नंबर 2। अब देखें हमें x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हमें क्लियरली नज़र आ रहा है ये +x है और ये -x है। हम इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को जस्ट ऐड कर लेते हैं। 1 + 2 इम्प्लाइज, जब ऐड करेंगे तो +x -x से कैंसिल, 2y + y तो ये होगा 3y, दिस इज इक्वल टू +4 है और -1 है, ये 3 होगा। अब हम इसको दोनों तरफ 3 पे डिवाइड करते हैं, तो जब 3/3 करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अब y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। y की इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, या तो पूरा सेंटेंस लिख दें, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा x + 2y की वैल्यू 1 है, दिस इज इक्वल टू 4। तो x + 2 इज इक्वल टू 4, +2 को राइट हैंड साइड पर लेके जाएं तो x इज इक्वल टू 4 - 2, तो x की वैल्यू जो है ना क्या होगी 2 होगी। तो अब x की जो वैल्यू है वो 2 है और y की जो वैल्यू है वो 1 है। तो ये हमने देखें x और y की वैल्यूज़ फाइंड की और हमें क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स में ही x की और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है इसका नेक्स्ट पार्ट। फिफ्थ पार्ट हमारे पास है, इसकी स्टेटमेंट है 3x - 1 + 2y - 3 इंटू आयोटा इज इक्वल टू 8 + 7 आयोटा। दिस इम्प्लाइज, अब चूँकि दो कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल करना है। 3x - 1 दिस इज इक्वल टू 8। इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करें, 2y एंड 2y - 3 दिस इज इक्वल टू 7। दिस इम्प्लाइज -1 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दें तो 3x दिस इज इक्वल टू 8 + 1 3x दिस इज इक्वल टू 9। दोनों तरफ 3 पर डिवाइड करें, 3x/3 दिस इज इक्वल टू 9/3। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 9/3 जो है 3 के इक्वल होते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2y - 3 है, 2y इज इक्वल टू -3 को जब राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो 7 + 3 2y, 7 + 3 10 होता है, तो 2y/2 दिस इज इक्वल टू 10/2, 2 से कैंसिल, सो y इज इक्वल टू 10/2, ये 5 के इक्वल होता है। तो हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड की, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5। तो डियर फ्रेंड्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इसका फिफ्थ पार्ट। तो डियर फ्रेंड्स आज का ये हमारा यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 4 के ऑब्जेक्टिव बताने से पहले डियर फ्रेंड्स मैं आपकी तवज्जो इस तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ कि ये जो आप इल्म हासिल कर रहे हैं, जिसे हम दुनियावी इल्म कहते हैं या असरी इल्म कहते हैं, दौर हाजिर का इल्म, इसको सीखने में
आपने नीयत क्या की हुई है, आपकी नीयत क्या है। नीयत किसे कहते हैं? दिल के इरादे का नाम नीयत है। बुखारी शरीफ की हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है और इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो नीयत करता है। अगर उसका दिल का इरादा सही है तो उसको अजर मिलेगा। मिसाल के तौर पर पुराने ज़माने की बात है, एक शख्स है, उसने खूंटा गाड़ दिया, मेख गाड़ी, इस नीयत से कि यहाँ पर लोग गुजरेंगे, अपने जानवरों को इस खूंटे के साथ बांधेंगे और इस कुएं से पानी पिलाएंगे, कुछ देर आराम करेंगे और चले जाएंगे। एक और शख्स आया, उसने उस कील को, मेख को, उस खूंटे को उखाड़ के फेंक दिया, इस नीयत से कि यहाँ से लोग गुजरेंगे नमाजी, ऐसा ना हो कि उनको ठोकर लगे और वो गिर जाएं और उनको तकलीफ़ जो ना पहुँचे, या कोई नाबीना शख्स गुजरे उसको तकलीफ़ जो ना पहुँचे। तो उसने इस नीयत से जो है उसको उखाड़ कर फेंक दिया। अब अजर जो है दोनों को मिलेगा, क्योंकि दोनों की नीयत जो है ना क्या थी, वो सही थी। चूँकि दोनों की नीयत सही थी, हालांकि अमल जो है वो मुतज़ाद था, लेकिन अजर जो है वो दोनों को मिलेगा। इसी तरह अगर कोई इंसान जो है कोई अमल करता है लेकिन उस अमल के पीछे उसकी कोई नीयत ही नहीं है, तो उसको उसका कोई सवाब नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पर सर्दियों के मौसम में अगर कोई शख्स जो है ना सुबह के वक्त उठे, जैसे जनवरी का मौसम जो है ना होता है, और वो काम में इतना ज़्यादा मसरूफ़ जो ना हुआ, उसने सारा दिन ना कुछ खाया ना पिया, लेकिन मगरिब की अजान हो रही थी, उस वक्त उसने कुछ खा लिया और पी लिया, तो उसको जो है रोज़ा रखने का सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने नीयत नहीं की थी। हाँ, अगर वो सुबह के वक्त उठता और वो ये कहता कि आज मैं रोज़ा रख रहा हूँ, आज मेरी नीयत यह है कि मैं आज रोज़ेदार हूँ, आज मैं रोज़ा रख रहा हूँ, तो उसको जो है रोज़ा रखने का पूरा अजर जो है ना मिलता है, क्योंकि उसने नीयत की थी। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो आप इल्म हासिल जो है ना कर रहे हैं, अगर आप ये नीयत कर लें कि इस इल्म को मैं इसलिए हासिल जो है ना कर रहा हूँ कि ये इल्म जो है मेरे लिए और पूरे मुआशरे के लिए इल्म नाफ़े हो, और मेरे इस इल्म से लोगों को फ़ायदा जो ना पहुँचे, मेरे मुल्क को फ़ायदा जो ना पहुँचे, तो ये इल्म हासिल करना जो है आपके लिए अजर व सवाब होगा, और आपके लिए भी वही फ़ज़ाइल जो ना होंगे जो इल्म हासिल करने वाले के लिए होते हैं। तो इसके लिए जो है आपको ये नीयत करनी है कि ये जो मैं उलूम सीख रहा हूँ, ये जो मैं इल्म सीख रहा हूँ, इसमें मेरी नीयत ये है कि मेरे इस इल्म सीखने से इंसानों को फ़ायदा होगा, मेरे मुआशरे को फ़ायदा होगा, मेरे मुल्क को फ़ायदा होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल और हमेशा से जो ताकतवर मुल्क होते हैं वो कमज़ोर मुल्कों को हड़प जो ना करते हैं, उनके ऊपर कब्ज़ा जो ना करते हैं। जैसे बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं, तो उनका मुकाबला करने के लिए दौरे हाजिर का इल्म, साइंस और टेक्नोलॉजी का इल्म हासिल करना ये बहुत ज़रूरी है। अब दो किस्म के तालिब इल्म हैं। एक तालिब इल्म मेहनत से पढ़ता है ताकि अल्लाह ताला उसे इल्म नाफ़े अता फ़रमाए और वो लोगों के काम आए, तो ये नीयत जो है एक नेक नीयत है। दूसरा तालिब इल्म सिर्फ़ लोगों में अपनी शोहरत हासिल करने के लिए पढ़ता है कि मुझे एक नौकरी मिलेगी और मुझे जो है कोठी, कार, बंगले और मेरी ज़िंदगी जो है ना आसान होगी, तो उसको जो है ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन उसका नीयत जो कि सिर्फ़ इतनी है, तो उसको जो है इसका इतना अजर और सवाब नहीं मिलेगा। हाँ, अगर ये नीयत कर ली जाए तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको हासिल जो ना होंगी। तो आपने इस इल्म को हासिल करने के लिए आपने अपनी नीयत को खालिस जो ना करना है, अल्लाह की रज़ा के लिए करना है, अल्लाह की खुशनुदी के लिए करना है, और इस इल्म के लिए ये इल्म जो है इल्म नाफ़े की आपने दुआ करनी है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक इल्म की हदीस भी आपको सुनाऊंगा। तो अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 4, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो क्या हैं उसको हम देख लेते हैं। लेक्चर नंबर 4 के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर और उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स। तो डियर फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और आपके अहल खाना को हमेशा खुश व खुर्रम रखे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो।